हेलो बच्चों, कैसे सारे लोग। मेरा नाम अजय और मैं आज आयाम की साइड से लाया हूँ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो है हमारा फंक्शंस। फंक्शन के बारे में हम लोग देखने वाले। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, क्या क्या वेरिएबल्स होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलो तो देखिए फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन बेसिकली इज अ टाइप ऑफ अ रिलेशन। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है जो कि दो सेट, एक ए एंड एक बी पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अच्छा, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, सेट ए से सेट बी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखे बेटा। तो एफ ए से लेके बी, कुछ इस प्रकार से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे नॉर्मल फंक्शन के बारे में बोलता है तो सबसे पहले हमें उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से कि ए से लेके बी के बीच में डिफाइंड है। देखते हैं आने वाले टाइम में ए और बी होता क्या है यार। ठीक है ना, इसको देखने के पहले एक छोटा सा पोर्शन और देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया कि ए और बी के बीच में रिलेशन होता है, तो पहले दिखता कैसे, नॉर्मल तरीके से बात करता हूं मैं। यदि तो अगर मैं बात करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से देखे भाई साहब कि y इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन आप लोगों ने नॉर्मली लिखा होगा। कई बार हम लोग इसे बचपन में कुछ इस प्रकार से भी लिखते थे। अगर पॉलिनोमियल के टर्म्स में बात करता है तो p ऑफ x के टर्म्स में लिखा जाता है। कई बार आप लोगों ने इसे क्वाड्रेटिक के टर्म्स में y इक्वल्स टू q ऑफ x के टर्म्स में लिखा होगा। तो इसे अगर थोड़ा ध्यान से देखता हूं मैं, तो यहां पर मुझे दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। दैट इज एक y है और एक x है। ठीक है, y क्या है एंड x क्या है। तो आप लोगों ने दो वेरिएबल्स देख रहे हैं बेटा, कौन सा, एक y एंड x। इनमें हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक वेरिएबल जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बेटा, जिसके ऊपर मतलब वह किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। एंड इंडिपेंडेंट मींस दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहां वाले पोर्शन पे, तो ये जो f के अंदर लिखा गया फंक्शन है दैट इज x। x हमारा जो होगा यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करने वाला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है ना, वहीं पर अगर मैं y की बात करता हूं तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, y डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जब मैं x का वैल्यू डालूंगा तो y का कुछ वैल्यू निकल कर आने वाला है। ठीक है, दैट इज दो वेरिएबल होते हैं हमारे पास, एक y और x, जिसमें y को जो नाम दिया गया है दैट इज डिपेंडेंट एंड x को जो हमने नाम दिया है बेटा वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, चले। और इसके पहले जैसा कि हमने देखा बेटा कि यार एक फंक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एरो बी से। तो देखते हैं ए और बी होता क्या है। ओके, तो पहले एग्जांपल की बात करता हूं मैं यार, कुछ एग्जांपल देता हूं मैं फंक्शन के, जिससे कि आपको पता रहे कि भैया दिखते किसे हैं। दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू, अज्यूम करते हैं हम लोग, 2x² प्लस 3x प्लस 4 ले लें, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल्स टू सेकेंड फंक्शन में अज्यूम कर सकता हूं x³ माइनस 3x प्लस साइन x भी बोल सकता हूं बेटा मैं बेसिकली। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कई सारे फंक्शंस से आप लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पर x का कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू निकल कर आता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहां पर अगर मान लो एट x बराबर 0, अगर मैं x का वैल्यू 0 डालता हूं तो कितना निकल कर आएगा बेटा, देखें तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 विच इज 4। सिमिलरली यही x का वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं दैट इज y इक्वल्स टू 0 माइनस 0 प्लस साइन 0 एंड साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो मैं बोल सकता हूं जैसे x का वैल्यू 0 डालता हूं तो पहले एग्जांपल जो है हमारा वह y का वैल्यू दे रहा है मुझे 4 एंड सेकंड वाला हमें दे रहा है 0। सिंपल सा, तो x का वैल्यू डाला मैंने एंड y ने कुछ आउटपुट मुझे दिया, दैट मींस x इज इंडिपेंडेंट था, तो x का कुछ भी वैल्यू हमने डाल दिया। एंड जैसे ही x का वैल्यू डाला वैसे ही y का एक छोटा सा वैल्यू निकल कर आया, दैट इज 4 एंड 0 है। ये कहानी हमारी है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स की। ठीक है ना, अब इसमें भी कई बार फंक्शन को आगे देखने के पहले छोटी मोटी बातें और होती है
कि एक यूनिफॉर्म फंक्शन होता है और एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होता है। देखें यार, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, दैट इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है ना। अब यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन क्या होता है बेटा, देखने वाले हम लोग। तो देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जो भी डोमेन या फिर जितना भी आप लोग फंक्शन, एक ही फंक्शन होना, सिंपल शब्दों में। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मुझे दे दिया सिंपल सा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, सिंपल सा, या मुझे दे दिया एफ एक्स बराबर 2x प्लस एक्स क्यूब दे दिया। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म, दैट इज एक ही फंक्शन जो अपनी डेफिनेशन चेंज नहीं कर रहा होगा। ठीक है। एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। देखिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मान लो x ग्रेटर देन 0 के लिए -2 प्लस एक्स लिखा है, x फ्रॉम 0 से लेकर मान लो 7 के लिए लिखा गया है x प्लस 3, एंड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 के लिए लिख दिया भाई साहब ने x लिख दिया। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होता है हमारा। ठीक है, दैट इज कि सिंपल सा यूनिफॉर्म फंक्शन बोले तो एक सिंपल तरीके से एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया होगा। नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है एक से ज्यादा फंक्शन मौजूद हो। ठीक है, तो ये कहानी है हमारी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म की। अब आते हैं वापस सर कि रिप्रेजेंटेशन की बात की थी सर आपने, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हर एक फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन होता है जिसे ए से लेकर बी के बीच में डिफाइन करते हैं, एंड इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग कि ये जो ए दिख रहा है इसे क्या नाम दिया गया है और बी जो दिया गया है इसे क्या लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए को बेसिकली बोला जाता है डोमेन एंड बी को कहा जाता है कोडोमेन। अब सर डोमेन क्या होता है एंड कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं डोमेन एंड कोडोमेन के बारे में, बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है। देखो, डोमेन का मतलब होता है जो एक फंक्शन होगा उसमें जो भी आप लोग इनपुट डालने वाले हैं, दैट इज सिंपल सा मैं बोल सकता हूं डोमेन इज नथिंग बट इनपुट, या फिर मैं इसे बोलूंगा वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है ना। तो सर कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन का मतलब सिंपल सा होता है बेटा, यह एक ऐसा सेट होता है जो रेंज की सारी वैल्यूज को होल्ड करता है, फिर रेंज एक सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, तो सिंपल सा कोडोमेन के अंदर जो हमने इनपुट डाला यहां पर x का, और जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि x बराबर 0 डालने पर एक जगह पर 4 आया एंड दूसरे वाले फंक्शन में 0। क्लियर है। तो ये बी सेट जो है उन y की वैल्यूज को कंटेन करेगा। दैट मीन्स कोडोमेन के अंदर जो भी आपने देखा एक्स का वैल्यू जो भी इनपुट डाला है और उसका जो आउटपुट निकल कर आने वाला है वह सारे एलिमेंट्स सेट बी में पाए जाएंगे। ठीक है, चले, तो एक और फंडा होता है सर, तो अगर यह कोडोमेन है तो फिर रेंज क्या होता है। ठीक है ना, तो रेंज के लिए मैं आपको हल्का सा भी बताना चाहूंगा, रेंज को मैं लिख सकता हूं सिंपल सा वैल्यूज ऑफ y। ठीक है ना, वैल्यूज ऑफ y के बाद में हम इसे बोल सकते हैं वैल्यूज ऑफ y दैट इज आउटपुट। आउटपुट कब, जब x इन हुआ होगा, दैट इज x इनपुट डला होगा, इनपुट डालने पर जो fx का वैल्यू आया है उसे रेंज का एलिमेंट कहा गया है। दैट मीन्स रेंज भी एक सेट होगा बेटा। ठीक है, दैट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पर
जो भी आउटपुट आने वाला है उसे रेंज कहा गया है। ठीक है, बट सर आपने डायरेक्टली ये स्टार्ट कर दिया। डायरेक्टली यह इसलिए स्टार्ट किया जो कि हल्का सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें बच्चा परेशान होता है कई बार। ठीक है, तो बी को मुझे हमेशा याद रखना है कि भाई साहब बी जो है मेरा कोडोमेन रहेगा, और यह याद आपको जब तक रखना है जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, दैट इज जब तक कि आप लोग IITian ना बन जाए, जब तक आपको ये चीज याद होना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लेता है कि अगर ए डोमेन है तो बी रेंज होगा, बट ऐसा नहीं होता है हमेशा। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग आने वाले टाइम में देखने वाले हैं कि कब कोडोमेन हमारा रेंज में कन्वर्ट होता है। जब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहे। चले आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। यार इतना सा कर लिया, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शन है क्या बेसिकली। यार देखें, तो देखते हैं भाई साहब कि फंक्शन रियल में और कैसे देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लेता हूं मैं कि एफ नाम का एक बस है, ठीक है, जो कि एक्स पैसेंजर को बैठाने वाला है। जब एक्स पैसेंजर बैठेगा बस में तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है सर। जब ऐसा कुछ दिखेगा तो ये जो एक्स आप लोगों ने लिया है इसको मैं लिख सकता हूं कि यह एक इनपुट रहा होगा। ठीक है, जब एक्स पैसेंजर बैठने वाला होगा, बस के अंदर बैठा होगा, तो वह क्या बताएगा, अपने स्टेशन से बताएगा जहां उसका डेस्टिनेशन है, जहां पर उसे उतरना है। ठीक है ना, एफ एक्स जो दिख रहा है यह आगे क्या देगा, दैट इज बस के स्टॉप्स। ठीक है, तो हमारे पास देखें इस एग्जांपल में दो चीजें दिख रही। जैसे ही एक पैसेंजर दैट इज एक्स नाम का पैसेंजर एफ नाम की बस में बैठता है तो वह कुछ एफ एक्स जैसा दिखाई देता है। ठीक है ना, जहां पर एक्स क्या करने वाला है, इनपुट देने वाला है कुछ। ठीक है, जैसे ही इनपुट देगा एफ एक्स क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट डिसाइड करेगा। अब नो डाउट यहां पे लिखे गए हैं बस के स्टॉप्स। बस के स्टॉप्स इज व्हाट पॉसिबल आउटपुट्स। मान लो 3 पैसेंजर ही बैठे हैं तो हो सकता है कि मैक्सिमम 3 पॉसिबल आउटपुट्स हों, बट बस के पास तो बहुत सारे आउटपुट हो सकते हैं। तो अब इन दोनों में समझते हैं हम लोग कि कहां पर क्या लिखा गया है। जो आपको पहला सिंपल सा लिखा दिख रहा है बेटा इनपुट, यही आपका काम कर रहा है डोमेन का। दैट मीन्स जब बस में आप बैठते हैं तो भाई साहब आप बताते हैं कि आपको किस लोकेशन पर उतारना है या फिर आपको कब उतरना है। दैट इज मान लो किसी को भंवरकुआ उतरना है, गीता भवन उतरना है, वॉट जो भी लोकेशन, दैट इज योर इनपुट। जब आप बस में बैठे टिकट कलेक्ट करने के बाद में बस ट्रेवल किया तो दैट इज स्टॉप से। जैसे ही आपका स्टॉप आएगा वह इन स्टॉप्स में से एक होगा। ठीक है, तो अब पर्टिकुलर आउटपुट मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास 3 पैसेंजर है जिनका नाम है x1, x2 एंड x3, जो कि स्टॉप्स कुछ इस प्रकार से लिखे गए होंगे। यार स्टॉप्स की बात करता हूं मैं। ठीक है ना, मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए गीता भवन, पलासिया, भंवरकुआ, विजयनगर। ठीक है, दैट इज यह सेट इनपुट को रिप्रेजेंट करेगा और यह पॉसिबल आउटपुट्स को, जहां पर बस हमारी स्टॉप होने वाली है। अब मान लो किसी x1 पैसेंजर ने बोला है कि साहब हमें उतरना है विजयनगर पे। ठीक है, अब x3 ने भी बोला है कि साहब हमें भी विजयनगर पर उतरना है। अब x2 भाई साहब ने बोला कि हमें गीता भवन पर उतरना है, सिंपल सा। ठीक है, तो भाई साहब जैसे ही बस में बंदा बैठा उनने बोला है कि भैया x1 और x3 ने बोला है विजयनगर उतरना है, x2 ने बोला है हमें गीता भवन पर उतरना है। तो यह जो गीता भवन और विजयनगर है, यहां पर बस हमारी क्या देगी बेटा, स्टॉप देने वाली है। दैट इज बस स्टॉप हमारा यहाँ पर, दैट इज यहां पर पैसेंजर्स को उतारने वाली है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक बस में जब पैसेंजर बैठता है उसके पास n नंबर हो, जैसे हमने 5 4 ले रखे, 4 ले रखे, ठीक है ना, ये 4 बस स्टॉप्स उसके हैं, बट बस हमारी रुकती कहां पर है,
सिर्फ और सिर्फ गीता भवन पर और विजयनगर पर। दैट मीन्स कि यह जो दो है यह हमारे किसका काम कर रहा है बेटा, आउटपुट का काम करेगा। अच्छा, अगर आउटपुट जैसे ही दिखता है तो हम लोग बात करते हैं कि यह बारी है बेटा किसकी, रेंज की। और जैसे ही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स क्या क्या हो सकते थे, बस मेरी कहां कहां पर रुक सकती थी, उन सारे स्टॉप्स को हम लोग कहते हैं बेटा कोडोमेन। ठीक है, दैट मीन्स ये सारे स्टॉप्स जो होंगे हमारे कोडोमेन का काम कर रहे होंगे। दैट मीन्स यह भी हमारा किसका काम कर रहा होगा बेटा, कोडोमेन का काम कर रहा होगा। अगर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की हो यहां पे कि अगर मैं बस की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने बस की बात की है एंड स्टॉप्स की बात की है, तो बस वहीं वहीं पर रुक रही है जो उसके रूट में है। दैट मीन्स जो इनपुट डला, जो आउटपुट आया, तो जो आउटपुट वाला सेट है वह कोडोमेन का सबसेट होगा। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पे लिखने वाला हूं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमें यह याद रखना है। ठीक है ना, यहां पर हमने क्या बोला कि रेंज जो होगा कोडोमेन का सबसेट होगा। यह क्लियर है सबको इतना? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो होप सो यहां पर जितना अभी तक बताया गया, एक फंक्शन दिखता कैसा है, एफ नाम की बस है जो एक्स पैसेंजर्स को बैठाती है, तो वह हमें एफ एक्स जैसा दिखाई देगा। बट जो एक्स ने इनपुट डाला होगा वही हमारा डोमेन का काम करेगा। एंड एफ एक्स के पॉसिबल नंबर ऑफ स्टॉप जहां जहां पर वह रुक सकती है वह कोडोमेन के अंदर आएगा। और जिन जिन स्टॉप्स पर बस रियल में रुकती है वही हमारा आउटपुट है, उसी को हमने रेंज बोला है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं, एक और हल्का फुल्का सा छोटा मोटा चीज समझते हैं कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस। ठीक है ना, फंक्शन का एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखिए बेटा सारे लोग, अगर हमसे बोला जाए कि फंक्शन एग्जिस्ट, फंक्शन का एग्जिस्टेंस सिंपल सा, ठीक है ना, जैसे कि हर एक फंक्शन जो y इक्वल्स टू एफ एक्स जैसा लिखा जाएगा वो हर एक फंक्शन फंक्शन तो नहीं होगा बेटा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा, जैसे कई बार बच्चा क्या सोचता है वाई और एक्स में आ गया तो फंक्शन बन गया, नहीं होता, ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। देखते हैं क्यों ऐसा बोला। बट इसकी जगह अगर मुझे लिखा जाता कुछ ऐसा, वाई इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यह फंक्शन बन जाता है। यही सारी बातें भी हम देखने वाला है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि भाई साहब अगर मेरे पास एक बस है, दैट इज फंक्शन को हमने ट्रीट करा एज अ बस। ठीक है, क्या बस में कभी ऐसा पैसेंजर बैठ सकता है जो आपको स्टॉप ना बताए? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक मैपिंग के थ्रू आपको दिखाने वाला हूं। जैसे मान लो एक ए सेट है और एक सेट बी है। ठीक है, एक एफ डिफाइंड है। अच्छा, मान लिया x1 x2 x3 x4। ठीक है, एंड हियर y1 y2 y3 y4 y5 एंड मेनी वन। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन। अब मान लो x1 ने बता दिया कि भैया मुझे y3 स्टॉप पर उतरना है, x3 ने बता दिया y1 पे, x4 ने बता दिया अगेन y5, x5 ने बोला भाई साहब y5। अच्छा, क्या यह पॉसिबल है कि x2 बस में बैठा है बट वह यह नहीं बता रहा है कि उसे उतरना कहाँ है? दैट इज विदाउट टिकट वाला केस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर विदाउट टिकट वाला केस है तो बस हमारी मूव करेगी क्या? नहीं करेगी। दैट अगर आपकी डोमेन में या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो बताना नहीं चाहता या फिर जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, वहां पर हम बोलते हैं फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर डोमेन में कुछ इनपुट डला है तो उसका आउटपुट आना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो पहला एग्जांपल है, एक और देखते हैं हम लोग यार। ठीक है ना, सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है देखें। अगर मान लो अगेन मैपिंग के थ्रू एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 ले लिया अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ऐसा हो रहा है कि किसी एक या दो बंदे ने या फिर किसी बंदे ने बोल दिया कि साहब मुझे तो इस पे उतरना है। ठीक है ना, 1 पर कोई एक और बंदा उतरा, x2 ने बोला इस पे उतरना है, बट x2 ने दोबारा बोल दिया कि मुझे 4 पे भी उतरना है, x3 दिस, x4 x5 यहाँ पर उतरना है। ठीक है,
अब अगर मान लो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जो x2 नाम का बैठा है, देखें आप लोग बेटा, जो x2 नाम का बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, ये इनका बोलना है कि हमें 2 स्टॉप्स पर उतरना है, पॉसिबल ही नहीं है, बस इतना बैठ ही नहीं करेगी, ठीक है ना, दैट इज कि यहां पर भी उतर जाए, यहां पर भी उतर जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, बस ने जैसे ही ड्रॉप किया बस आगे मूव कर जाएगी। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा हमारा, ठीक है। अच्छा चले यार, तो आगे थोड़ी सी ये एग्जाम्पल के बाद हम देखने वाले हैं बेटा टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। यहां तक फंक्शन का एग्जिस्टेंस सबको क्लियर होगा इतना, ठीक है ना। अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया या फिर कोई भी एक बंदा मल्टीपल टाइम्स अगर किसी स्टॉप पर उतर रहा है तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज टेस्टिंग ऑफ फंक्शन। अच्छा तो सिंपल सा एक फंडा देखें यार, हल्का फुल्का सा है। अगर एक फोटो हम बनाते हैं, देखें कुछ इस प्रकार से, एक और फोटो, ठीक है ना, ये एक्स है, ये भाई सब वाई, सिमिलरली हियर इज एक्स एंड हियर वाई। अज्यूम करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है y बराबर एफ एक्स नाम का एक फंक्शन होगा, इसके लिए बनाएंगे। पहले सीखे यार, फिर लिखाएंगे, इकट्ठा लिखा देंगे क्या क्या लिखाना है। तो टेस्टिंग ऑफ फंक्शन कैसे चेक करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा कि यार एक्स इज इनपुट, यार कोई भी बंदा चाहे तो खाली नहीं होगा, तो हम लोग बात करेंगे इसकी डोमेन की, तो यहां से लेकर यहां तक दैट इज डोमेन, ए से लेकर बी के बीच में ही बात करने वाले हैं, दैट इज डोमेन का फंडा, ठीक है ना। ए से लेकर बी के बीच में बात करेंगे, इसलिए डोमेन दैट इज ए से बी। अब क्या यहां पर एक भी बार ऐसा एक्स आपको दिख रहा है ए से लेकर बी के बीच में जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कुछ भी आउटपुट नहीं आया हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट अ टाइप ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, जो कि क्या होता है ए से लेकर बी के बीच में कंटिन्यू चल रहा है बंदा, ठीक है, अच्छा लगा देख के। बट हमें जब भी टेस्टिंग ऑफ फंक्शन की बात करें और अगर आपको ग्राफ दिया गया है, तो आपको हमेशा सिंपल सा फंडा याद रखना है कि मेरे एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो हमें क्या करना है सर, हमें एक काम करना है, इस पूरे ग्राफ में एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और हमें यह चेक करना है कि क्या मेरा ग्राफ जो वर्टिकल लाइन है उससे एक या दैट इज मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा टाइम्स कट हो रहा है क्या। यदि नहीं कट हो रहा है तो आपका फंक्शन जो होगा वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जैसे यहां के लिए अगर मैं सॉरी, तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं यहां के लिए सिंपल सा बोल सकता हूं यार, देखें कि भाई साहब अगर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करता हूं मैं, तो कहीं पर भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगा। सिमिलरली दिस ग्राफ कहीं पर भी कट करेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जब वह सेम ग्राफ को मल्टीपल टाइम्स कट करे। अच्छा तो सर ऐसा कोई सा ग्राफ बताओ जो फंक्शन नहीं है, तो चेक करते बेटा हम लोग, देखें सारे लोग। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखिए बेटा ये दो ग्राफ हमने और लिए हैं, दो ग्राफ्स हमने और लिए हैं, देखिए। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं बालक, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। देखो जैसे ही अगर कोई बच्चा देखता है सर इधर की साइड ड्रॉ करो यार, अब तो इधर बढ़िया मस्त तरीके से हमें लग रहा है यार फंक्शन हमारा जो होगा एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह पे, क्योंकि एक ही बार कट कर रहा है। बट जैसे ही अगर किसी बच्चे ने बोला साहब इधर की साइड तो भी देखो, तो इधर जैसे ही मैं ऑब्जर्व करता हूं तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है बेटा, देखो कि ये भाई साहब जो है दो दो जगह पर कट होना स्टार्ट हो गया ग्राफ मेरा। जैसे ही दो जगह पर ग्राफ कट होना स्टार्ट होता है मतलब फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर जो दिया गया क्वेश्चन जो है यह एक
ग्राफ जो है वह फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, सेम चीज यहां के लिए चेक करते बेटा। देखो अगर कोई बच्चा यहां पर बोलता है, देखो ये रहा, तो यहां पर अगेन क्या बोल देंगे, फंक्शन जो हमारा है वह एग्जिस्ट, दैट इज फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दैट इज जो गिवन ग्राफ है वह फंक्शन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसके बाद बेटा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है ना, विद नोट्स बनाते फिर इनके डेफिनेशंस के साथ हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय।